गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम ट्वेल्थ क्लास के कुछ इम्पॉर्टेंट सीबीएसई सैम्पल पेपर्स में आए हुए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो टर्म वन के दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट कर रही है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी जो सीबीएसई लेटेस्ट सैम्पल पेपर ट्वेल्थ क्लास के इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकें। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया गया है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट यूटी इंडिया का है वो है एनसीटी दिल्ली। मैं इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मैन लैंड रेशो भी बोला जाता है, मैन लैंड रेशो। और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोच इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। आपको जो अप्रोचेस दी हुई हैं वो इस ऑप्शंस में, उन सभी अप्रोचेस को ऑर्डर वाइज लगाना है आपको, जिसमें फर्स्ट स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन रीजनल अप्रोच, थर्ड एरियल डिफरेंशिएशन, फोर्थ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दिया हुआ है। जब आप इसको इन सभी अप्रोचेस को ऑर्डर वाइज लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले जो अप्रोच आएगी वो अप्रोच 2 आने वाली है। रीजनल अप्रोच और रीजनल एनालिसिस ये सेम चीज़ है, तो इसलिए जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद सेकंड वन के ऊपर एरियल डिफरेंशिएशन आएगा, उसके बाद स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन आएगा, लास्ट में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट वन, इस सेकंड क्वेश्चन में मैं थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। इस जो अप्रोचेस आपको दी हुई हैं, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल अप्रोच, एरियल डिफरेंशिएशन और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसके साथ ही एक पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी जो अप्रोच है, एंड वन इज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इन चारों की जगह के ऊपर कोई जो रेस्ट 2 अप्रोचेस रह गई हैं, आपको 6 अप्रोच भी दे सकते हैं। तो सभी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए बिगनिंग से एंड तक। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। पन्ना, पारा, पाली, नागला, धनी आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट। तो ये सारे जो नाम हैं, ये सारे नाम हैमलेट सेटलमेंट के हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और जो बाकी टाइप की सेटलमेंट हैं इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे क्लस्टर सेटलमेंट जो है वो कम्पैक्ट फॉर्म में है। ओके, हाउस क्लोज टू ईच अदर एंड हाउस बिल्ट क्लोज टू ईच अदर। डिस्पर्स में सेटलमेंट विल बी स्कैटर्ड, है ना, दूर दूर तक सेटलमेंट होती है। सेमी क्लस्टर्ड में कुछ ग्रुप वाइज जो सेटलमेंट है मेन सेटलमेंट से साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और सेमी क्लस्टर सेग्रीगेशन बेस है, ये कॉम्पैक्ट बेस है, और ये स्कैटरेंस बेस है, और हैमलेट के आपको नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो प्लीज़ बाकी भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मैक्सिमम जो ऑप्शंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट जो आपके ये क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, तो वो भी जो बनने का जो स्कोप है और उनको सॉल्व करने का जो स्कोप है उसको आप वेल इन टाइम सॉल्व कर लें। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम
sponsored by the central government, aim at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fishery and afforestation. ओके, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम पूछा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था प्रोग्राम, जिसका जो मेन एम था वाटर को कंजर्व करने का, दूसरा उसमें ड्रिंकिंग का, इरिगेशन का, फिशरी और एफॉरेस्टेशन। देखो बाकी प्रोग्राम सारे वाटर के साथ रिलेटेड हैं, क्लियर। तो उसमें अवेरी पानी संसद नीरू मीरू हो सकता था, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ दी हुई है एफॉरेस्टेशन। ओके, तो आपको एफॉरेस्टेशन जो इसमें दिया हुआ है, तो इस चीज़ में आपको एफॉरेस्टेशन प्लांट के साथ रिलेटेड है, वेजिटेशन के साथ, तो वेजिटेशन हरियाली के साथ लिंक्ड होगा। ओके, आपको ये चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लेना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो कुछ और स्कीम्स भी थी, नीरू मीरू, वेरी पानी संसद और जो बाकी के वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोग्राम आते थे, लेकिन हरियाली सूटेबल आंसर होगा। दूसरी बात, जो अरवेरी पानी संसद है, ये बेसिकली अलवर का है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था राजस्थान में। एंड यदि हम नीरू मीरू की बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश में था। ओके, तो ये स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और हरियाली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा दिमाग में रख लेना। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5th, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज इन टू। ओके, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको हम कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑक्यूपेशन बेस। ओके, ऑक्यूपेशन बेस वी कैन क्लासीफाई द पॉपुलेशन इनटू 3 मेजर पार्ट। तो 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए ऑप्शन विल बी देयर, जैसे मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर। ठीक है, और इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मेन, मार्जिनल और नॉन वर्कर का। यदि कोई वर्कर 183 डेज से, ठीक है, 183 डेज से ज़्यादा काम करेगा एक साल में, तो वो किस कैटेगरी में आता है, मेन में। यदि वो 183 डेज से लेस देन करता है, ओके, कम, तो वो मार्जिनल में आएगा। और लास्ट वन, यदि वो वर्कर किसी भी काम में एंगेज नहीं है तो वो नॉन वर्कर्स में आएगा। क्लियर, इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लेना। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को किसने फाइंड आउट किया या किसने इसको डेवलप्ड किया, इंट्रोड्यूस किया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर महबूबुल हक। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है? ओके, प्लांटेशन क्रॉप की जब हम बात करेंगे तो वीट को छोड़ के बाकी सारे प्लांटेशन क्रॉप हैं। ओके, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को बेस्ट कौन सी चीज़ डिस्क्राइब कर रही है? ओके, नीचे ऑप्शंस आर देयर जो दिए हुए हैं, एन इंक्रीज इन साइज, ए कांस्टेंट इन साइज, अ पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी, और डी ऑप्शन दिया है सिंपल चेंज इन क्वालिटी। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो सी विल बी देयर कि ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। और यदि आपको क्वालिटी की जगह क्वांटिटी का काम आता है, ठीक है, आपको सिंपल बोल दें चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी विल बी रिलेटेड टू द ग्रोथ। ओके, तो यदि क्वालिटी की बात आती है तो डेवलपमेंट विल बी देयर, उस चीज़ को दिमाग में रखना। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। और 9 क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 9 आपको इसमें दिया हुआ है, 9 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय द प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट टू क्लीन द गंगा रिवर, टू रिवर गंगा। रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है? तो उस प्रोग्राम का नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गंगा एक्शन प्लान, गंगा नमामि एक्शन प्लान। पहले इसका नाम गंगा एक्शन प्लान था, बाद में चेंज कर दिया गया, इसका अभी नाम नमामि गंगे है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडस्ट्रियल सिटी। इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा नहीं है? आप भिलाई की बात करते हो, भिलाई इज इंडस्ट्रियल सिटी है, और दुर्गापुर है, और बारूनी ये भी इंडस्ट्रियल सिटी है। तो चंडीगढ़ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा। चंडीगढ़ यदि
इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है। प्लीज़ इसको दिमाग में रख लेना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, ओके। बरूनी बिहार में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ माइनिंग, कौन सा मेथड ऑफ माइनिंग नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली माइनिंग को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक ओपन कास्ट माइनिंग होता है, एक अंडरग्राउंड माइनिंग होता है, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग भी दिया हुआ है और अंडरग्राउंड माइनिंग भी दिया है। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ जो माइनिंग है वो शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट का मीन्स वो होता है कि जब आप ड्रिलिंग करके अंडर द ग्राउंड, ओके, और ग्राउंड के नीचे बहुत डीप तक कोई मिनरल आपको मिल रहा है जो लिक्विड या गैसेस फॉर्म में होगा, उसको बाहर निकालने के लिए आप शाफ्ट का यूज़ करते हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पाइप, ओके। तो उसको शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं, जो माइनिंग के अंदर ही आती है। ओनली एक ऑप्शन जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है माइनिंग के साथ, वो है डी, रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग क्या होता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को रिफाइन करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल को रिफाइन करना है तो वो रिफाइनिंग प्रोसेस में आता है। जिससे रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ में से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं, ठीक है, या इम्प्योरिटी को रिमूव करके उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में 2011 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द परसेंटेज ऑफ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग कितना अर्बनाइजेशन था, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 31.16। एक चीज़ और, अभी यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी है, मैं साथ में ही आपको बताने जा रहा हूँ। आपको 2011 में रूरल पॉपुलेशन भी पूछ सकते हैं, रूरलाइजेशन भी पूछ सकते हैं। अभी अर्बन बोली है ना, तो रूरलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो सिंपल है, आप 100% में से 31.6 को माइनस कर दीजिए, जो बाकी है वो आपका क्या होगा, वो आपका जो रूरलाइजेशन होगा, ठीक है। तो कितना, अप्रॉक्सीमेट 68.4, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका रूरलाइजेशन मतलब परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और ये अर्बन पॉपुलेशन जिसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं जी। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज इनुमरेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, ठीक है। माइग्रेशन को हम, जो इनुमरेटेड होता है डाटा कलेक्ट करना, ओके, डाटा कलेक्ट करना, तो हम किसी पार्ट में जो सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग माइग्रेशन को किस हिसाब से उससे डाटा, माइग्रेशन के डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा प्लेस ऑफ ओरिजिन एज वेल एज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ पे वो उसका बर्थ हुआ है, ठीक है, एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे वो अभी रह रहा है, ठीक है। तो दो प्लेसेस का जो माइग्रेशन प्रोसेस है, और माइग्रेशन प्रोसेस के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लेना, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो कौन सा फंक्शन जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है, किसके थ्रू हम वो रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रू द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, फंक्शनल बताना है आपको, ओके। थ्रू द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इन रूरल एरियाज एंड थ्रू द कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन रूरल एरियाज, ठीक है। बेसिकली यदि हम बात करें तो थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ए ऑप्शन होगा, जिसके थ्रू हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं कि दिस वन विल बी द रूरल एरिया एंड दिस वन विल बी द अर्बन एरिया। एक जगह पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विल बी वेरी लेस और दूसरे एरिया में विल बी मोर एडवांस्ड, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ओके। बाकी ऑप्शंस बी कनेक्टेड हैं और करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन ए ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, जिसके थ्रू हम उस रिलेशनशिप को दोनों को बता सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50 में कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में कॉफ़ी प्लांटेशन के कुछ ग्राउंड्स हैं,
जहाँ पे कॉफ़ी को प्लांट किया जाता है, मतलब ग्रो किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फजेंडास। तो प्लीज़ उसको दिमाग में रख लेना, फजेंडास। ओके, अनदर वन जो बाकी आपको दिए हुए हैं ये सारे ग्रास लैंड हैं, डाउन्स फॉर्म ऑफ ग्रास लैंड है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, एंड एक ग्रासलैंड पंपास हैं, पंपास ग्रासलैंड आपको अर्जेंटीना में मिलते हैं, अर्जेंटीना। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्लीज थोड़ा साथ में लिखते जाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैपेबिलिटी अप्रोच। ओके, कैपेबिलिटी अप्रोच को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, मीन्स कौन सा पर्सन है, कौन सी पर्सनैलिटी है जो कैपेबिलिटी अप्रोच के साथ एसोसिएट है। तो उस पर्सन का नाम है बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं और जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ आर कंट्री इन डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो एरिया है वो ज़्यादातर एरिया आपका बी में आएगा, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का बहुत सा एरिया डेफिशिएंट इन रेनफॉल में आता है और ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है। ठीक है, बाकी सारे एरियाज में बारिश अच्छी होती है, गंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा वैली, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कुछ एरियाज में रिवर है, कुछ एरियाज में रेनफॉल का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दैट्स वाई सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है डेक्कन प्लेटू जहाँ पे मैक्सिमम एरिया रेन शेडो में आता है। तो रेन शेडो में आने के कारण उस पार्ट को हम बोलते हैं एरिया अंडर डेफिशिएंट रेनफॉल एंड ड्रॉट प्रोन। ओके, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल सुपर पावर हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया। ओके, कौन से कॉलोनियल सुपर पावर का मोनोपोली था शुगर केन प्लांटेशन इंडोनेशिया में। तो यदि इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डच। ओके, डच ज़्यादा किस कंट्री के लोगों को बोला जाता है, बेसिकली पुर्तगाल के, उसको पुर्तगीज भी बोल देते हैं। ठीक है, एंड पुर्तगाल इज द नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है, पुर्तगाल भी बोलते हैं एंड नेटिव ऑफ पुर्तगाल को बोलते हैं पुर्तगीज। ठीक है, और पुर्तगीज पीपल बोलते हैं एंड उसके नेटिव को बोलते हैं सॉरी डच पीपल। ओके, तो जो डच हैं उस सुपर पावर ने इंडोनेशिया में शुगर केन को प्लांट किया। ठीक है, शुरू किया उनकी शुगर केन की प्लांटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फोर्ट टाउन। बच्चे, फोर्ट टाउन जनरली वो टाउन होते हैं जिन टाउन्स के बीच में ज़्यादातर डिफेंस एक्टिविटी की जाती है। इनको कंटोनमेंट टाउन भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें जयपुर जो टाउन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम टाउन्स को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शंस। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं जब हम, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज रिलेटेड टू नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ओके, एंड कौन सा कंसेप्ट नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन के साथ कंसेप्ट कनेक्शन का, तो वो होगा इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। तो 20 क्वेश्चन का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेचुरलाइजेशन क्या होता है? नेचुरलाइजेशन एक स्टेज होता है किसका? इंटरेक्शन का, किसके बीच में? ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, और जिसमें इन्वायरमेंट विल बी द सुपीरियर वन। ठीक है, सुपीरियर होगी और जो ह्यूमन होगा वो इन्फीरियर होगा। क्लियर? तो हर चीज को कंट्रोल कौन करेगी? इन्वायरमेंट करेगा। तो इन्वायरमेंट का ऑल ओवर कंट्रोल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस स्टेज को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। बेसिकली 2 स्टेजेस हैं इंटरेक्शन की। किसमें? इंटरेक्शन में बिटवीन ह्यूमन एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन। ओके, अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट का सबसे मेन फीचर कौन सा है? ठीक है, रूरल सेटलमेंट का सबसे मेन जो फीचर
आपको जो दिया हुआ है वो है कि डेराइव इकोनॉमिक नीड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी। इस चीज़ का थोड़ा दिमाग में रख लेना। रूरल सेटलमेंट की बात हो रही है, रूरल सेटलमेंट ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होती है, तो इसलिए ये अपनी मैक्सिमम जो नीड्स हैं उनको जो डिराइव करता है, ठीक है, वो इकोनॉमिक नीड को ज़्यादातर डिराइव ये प्राइमरी एक्टिविटी से करेगा, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है और माइनिंग होगी, और इसके बाद मैं बात करूं एग्रीकल्चर होगी, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक हैं। और भी एक्टिविटी हैं जैसे लंबरिंग है, फॉरेस्ट्री है, हंटिंग एंड गैदरिंग है, वो एक्टिविटी भी इसी के अंडर आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ यूज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इन इंडिया? कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी देयर, दैट्स वाई इंडिया को रूरल अग्रेरियन कंट्री बोलते हैं, रूरल अग्रेरियन कंट्री। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। 23rd क्वेश्चन में, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म? ओके, न्यू डिटर्मिनिज्म का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? ओके, तो न्यू डिटर्मिनिज्म का जो मेन जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने वाला पर्सन है, उसका नाम है ग्रिफ्थ टेलर। न्यू डिटर्मिनिज्म का बच्चे सेकंड नेम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी है, इसको दिमाग में रख लेना। यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि विच कंसेप्ट और विच अप्रोच इज आल्सो रेफर्ड एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। नेम ऑफ दैट अप्रोच और कंसेप्ट को हम बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट हैज़ नॉट बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय एज, स्किल, पॉपुलेशन? तो इस क्वेश्चन में हम 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट हैज़ नॉट बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन। पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। ये क्वेश्चन आपको ये चीज़ बोल रहा है कि जो कौन सा एट्रीब्यूट है जो एडवर्सली इफेक्ट नहीं करता एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन, किसी एरिया में एज वाइज और स्किल वाइज। स्किल एज वाइज सपोज जैसे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा जा रही है, किसी एरिया में माइग्रेट हो रही है, ओल्ड नहीं हो रही है, या ओल्ड ज़्यादा हो रहे हैं, यंग नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं एज वाइज माइग्रेशन। स्किल वाइज होता है जैसे सपोज कुछ प्रोफेशनल बंदे ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं और नॉन प्रोफेशनल उस एरिया में रह गए, तो उसको बोलते हैं एज एंड स्किल बेस्ड सिलेक्टिव माइग्रेशन। ओके, तो कौन सा एट्रीब्यूट उससे इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो चीज़ थोड़ा दिमाग में हमें रखना है। तो इसमें ज़्यादातर डी ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा, बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन। अरे भाई सिंपल सी बात, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है यहाँ पे कि कौन सा एट्रीब्यूट अफेक्ट नहीं होगा। अरे भाई बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन एट्रीब्यूट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, बाकी सारे जो भी ये पार्ट दिए हुए हैं आपको ये डेफिनेटली अफेक्ट होंगे। एंड सिर्फ जो डी ऑप्शन इसमें आपको दिया हुआ है। वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं और बता दूं, यदि क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिया होगा 24 वाले में कि कौन सा फॉलोइंग एट्रीब्यूट है हैज़ नॉट बीन एडवर्सली इफेक्टेड बाय द एज, स्किल एंड सेलेक्टिव माइग्रेशन, तो उसमें आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, नॉट द डी। इस चीज़ को थोड़ा इंप्रूव कर लेना, ए ऑप्शन विल बी देयर। और डाउनफॉल इन वर्किंग पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 29 तक, ये सारे कंपलसरी हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जल्दी से हमने मैप से आइडेंटिफाई करनी है, और मैप से आइडेंटिफाई जो प्लेसेस हैं उनको देखते हैं। पहली प्लेस आपको दी हुई है, चूज द कंट्री विद लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन से कंट्री का है? तो यहाँ पे आपको 25th जो क्वेश्चन दिया हुआ है और मार्क किया हुआ है, एरो लगाया हुआ है, तो वहाँ पे अल्जीरिया विल बी देयर, अल्जीरिया कंट्री है। ओके, सेकंड वन पूछा गया 26 में। 26 में आपको कंट्री जो पूछा गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस इन यूरोप। यूरोप में उन ग्रासलैंड्स के नेम जो
यूरोप में ज़्यादातर मिलते हैं कुछ एरियाज़ में, उनको बोलते हैं स्टेपीज़। ठीक है, मैंने बाकी एरिया वो बोले थे कि भाई अर्जेंटीना में पंपास हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में हैं, तो स्टेपी, ये क्वेश्चन में स्टेपी विल बी द आंसर। ओके, और 27 वाले में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्रैक्टिसिंग सबसिस्टेंस गैदरिंग, तो कौन सा एरिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका का जहाँ पे सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। ठीक है, तो सबसिस्टेंस गैदरिंग आप यहाँ देख सकते हो, तो ज़्यादातर ये एरिया नॉर्दर्न कनाडा आएगा, तो ये कनाडा एरिया है, कनाडा का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो इसको नॉर्दर्न कनाडा हम बोल सकते हैं। ओके, अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्टेशन कनेक्ट ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ओके, ट्रांस कैनेडियन रेलवे को कौन सा जो पार्ट है, मतलब कौन सा जो एरिया है वो कनेक्ट कर रहा है उस पार्ट को 28 वाले में। इसको हैलिफैक्स टू वैनकूवर देख लेना आप, तो दिया होगा शायद हैलिफैक्स टू वैनकूवर, तो ए ऑप्शन इज देयर बच्चे, जहाँ पे हैलिफैक्स एंड वैनकूवर ये दो टर्मिनल पॉइंट है, वैनकूवर इस साइड पे ऊपर है एंड हैलिफैक्स इस साइड के ऊपर है, तो ये दोनों को जो कनेक्ट करता है इसको दिमाग में रख लेना। ठीक है, हैलिफैक्स एंड वैनकूवर दोनों एरिया दिए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हैवली यूज्ड इनलैंड वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इनलैंड वाटरवेज होता है रिवर वे। ठीक है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला आपको जहाँ पे वाटरवेज मार्क किया गया है इस एरिया में, यहाँ 29 देख सकते हो आप, तो ये रहाइन है। कई बच्चे जहाँ कंफ्यूज होंगे कि सर सुएज कैनाल होना चाहिए, लेकिन सुएज नहीं है, आपको जो वहाँ पे मार्क किया हुआ है तो वो मार्क किया हुआ है रहाइन। सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल यहाँ पे है जहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया आपको यहाँ, तो इस एरिया पे सुएज कैनाल आपको मिलता है। चलिए अनदर वन, क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया है, 30 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने उन स्टेटमेंट्स में से सिलेक्ट करना है कि जो स्टेटमेंट दी हैं वो ऑल करेक्ट हैं, वन करेक्ट है, नन ऑफ द अबव है, या कुछ भी, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे जाइए, और 30 क्वेश्चन पे आप देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो पहला क्या दिया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरी। ओके, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली 16 और 17 सेंचुरी में ग्रो की, और सेकंड में दिया हुआ है एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इट, कि उस पार्ट में जो ट्रेड था दोनों डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से उस एरिया में जो ग्रोथ है वो रैपिडली क्या हुई, ग्रो हुई। ठीक है, तो इस 30 क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो आएगा करेक्ट वन, वो डी आएगा। दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से कर रही हैं, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो पिलर के ऊपर एक साइड पिलर दिए हुए हैं और दूसरी साइड आपको उसके इंडिकेटर दिए हुए हैं। जल्दी से इसको फाइंड आउट करते हैं कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आपको नॉट करेक्टली दिया है ना, इनकरेक्ट, तो मीन्स 3 आपको करेक्ट दिए होंगे, एक आपको इनकरेक्ट, इसको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो यदि हम बात करें इक्विटी की, इक्विटी होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है। अनदर वन सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन अवेलिंग द अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही है। एंड सी प्रोडक्टिविटी रिसोर्स मस्ट बी यूज्ड कीप इन माइंड फॉर द फ्यूचर, नहीं, तो आपका जो सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट आएगा। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ह्यूमन लेबर। ठीक है, जब लोगों को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेन करके अच्छी लेबर जनरेट की जाए उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। बाकी एम्पावरमेंट बिल्कुल सही है, टू हैव द पावर टू मेक चॉइस होनी चाहिए। ओके, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन जो इनकरेक्टली मैच्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में ईच कम्युनिटी ऑक्यूपाई अ वेल डिफाइंड टेरिटरी एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन। जो अबब स्टेटमेंट है, जो अबब लाइन आपको दी हुई है,
ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन से टाइप की एक्टिविटी की, कौन से टाइप की एक्टिविटी की। तो ज़्यादातर ये है नोमैडिक हर्डिंग की, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग में ये दिया हुआ है कि हर कम्युनिटी जो नोमैडिक हर्डिंग में है तो उन्होंने अपना एक वेल डिफाइंड एरिया डिमार्केट किया हुआ है, उसको दिमाग में रखना। तो ये ज़्यादातर जो स्टेटमेंट है और जो आपको लाइन है ये कनेक्टेड और एसोसिएट है नोमैडिक हर्डिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन जनरली ये ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर एक प्रोजेक्ट और एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो गवर्नमेंट ने मिशन शुरू किया था। उसके कुछ आपको एम्स दिए हुए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एम डिसाइड किए थे उस स्मार्ट सिटी मिशन के। तो चलिए उनको देख लेते हैं। पहले, टू प्रमोट द सिटी दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। 101% ये करेक्ट होगा। ओके, ये इन्होंने पूछा है नॉट ट्रू। बी पे चलते हैं। टू अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर। ये भी बिल्कुल सही है। यूज ऑफ फ्यूअर सोर्स प्रोवाइडिंग चीपर सर्विसेज एंड फोकस ऑन द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। 101% ये भी सही है। तो फर्स्ट 3 बिल्कुल सही है। फोर्थ भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट एम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो डी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट वन। इन अनएम्प्लॉयमेंट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन का मेन काम जो एक अच्छी सिटी उसको कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, क्लीन एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और जितने भी स्मार्ट सिटी की प्रॉब्लम है उनको और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और सर्विस का रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है और चीपर सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। एंड कम से कम रिसोर्स को यूज़ करके उस एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, की कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्मार्ट सिटी मिशन का। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया हुआ है वहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस माइग्रेशन का नहीं है। ओके, तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कौन सा नहीं है। पहले अनप्लान्ड ग्रोथ आएगा। बिल्कुल, अनप्लान्ड ग्रोथ से क्या होगा, कंजेशन विल बी देयर और कंजेशन से डिग्रेडेबिलिटी ऑफ जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे लैंड का होगा, वाटर का होगा एंड ऑल, तो वो सारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के अंडर आ जाते हैं। एंड मिक्सिंग ऑफ डिवर्स कल्चर, ये एक ऐसा फैक्टर है और एक ऐसा कॉन्सिक्वेंसेज है जो इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आता। ये किस में आता है, तो ये आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर। इसको दिमाग में रख लेना। बाकी सारा डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज के अंडर आएंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। इन हिमालय रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब आर लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ ट्रांस ह्यूमन्स। ओके, हिमालय का कौन सा रीजन जो है उसमें हिमालय के अंदर कौन सा ट्राइब है, हिमालय के कौन से रीजन का कौन सा ट्राइब है जो ट्रांस ह्यूमन्स के साथ लिंक्ड है, मतलब वहां पे ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी होती है। पहले ट्रांस ह्यूमन्स होता क्या है, इसको बच्चे सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। सीजनल माइग्रेशन किसका, लोगों का। सीजनल माइग्रेशन किसका, नोमैड का, ठीक है। नोमैडिक पीपल अपनी जो सीजनल माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन एंड माउंटेन टू प्लेन, और ये समर और विंटर में होती है। इसको याद रख लेना, समर एंड विंटर, इसलिए इसको बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन्स। क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लेना। और 35 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो आपको मिलेगा सी, बरकवाल, ठीक है। बरकवाल एक ट्राइबल ग्रुप है, इसको दिमाग में रख लेना। और बरकवाल ज़्यादातर आपको राजस्थान के एरियाज में मिलते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन में मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। एक साइड आपको सिटीज दी हुई है, दूसरी साइड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन दी है, कौन सी किसके साथ लिंक्ड है, तो जल्दी से इसको मार्क करते हैं। तो पहली अंबाला, अंबाला क्या है, गैरिसन टाउन है। गैरिसन टाउन को क्या बोलते हैं, कंटोनमेंट, तो ए तो फोर्थ के साथ कनेक्ट होगा। मुगल सराय, ठीक है, मुगल सराय आपका ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट टाउन है ये। एंड मुगल सराय जंक्शन आपने सुना होगा। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में ना माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। एंड उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो थर्ड पे आएगा, सॉरी ये इस हिसाब से। एंड शिमला, शिमला क्या है, टूरिस्ट टाउन है, यहाँ पे आएगा। एंड सहारनपुर बचा है बाकी,
तो वो आपका कमर्शियल टाउन विल बी देयर, वहाँ इंडस्ट्री आपको ज़्यादातर मिल जाती है। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है उसको आप टिक कर लो। तो मैं 36 का सही ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वो बी है ये। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। दिस एज इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफेस्टिकेटेड स्टेटिस्टिकल टूल, लॉज ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाई टू मैप और एनालिसिस। और ये कौन सी अप्रोच के साथ कनेक्टेड है? ये आपका स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि डिफरेंट अप्रोचेस के कुछ की पॉइंट्स हैं, की फीचर्स हैं, और उनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, और इसका करेक्ट ऑप्शन स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन फीमेल प्री डोमिनेंट इन बोथ इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट? ठीक है, कौन से पार्ट में जो फीमेल हैं वो डोमिनेट कर रही हैं? तो सी ऑप्शन विल बी देयर यहाँ पे, रूरल टू रूरल। एक चीज़ और, फीमेल का सबसे ज़्यादा माइग्रेट करने का जो रीज़न है वो एक ही है, वो है मैरिज। आपको जहाँ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डोमिनेट फैक्टर टू वी कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल माइग्रेशन, उसको आप बोलोगे तो उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा रूरल टू रूरल का, मैरिज विल बी द मोस्ट डोमिनेट फैक्टर। उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज नॉट मैच्ड करेक्टली? कौन सा कॉलम करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो कौन सा नहीं है जल्दी देख लेते हैं। ओके, ट्रक फार्मिंग एक एक्टिविटी दी है, करेक्टरिस्टिक्स दी है। ट्रक फार्मिंग वेजिटेबल की ग्रोथ, मतलब वेजिटेबल की जो कल्टीवेशन है उसके साथ रिलेटेड है, 101% करेक्ट है। और फैक्ट्री फार्मिंग, रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री एंड कैटल, बिल्कुल सही है। मार्केटिंग, गार्डनिंग, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल सही है। एंड डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि विटीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स होता है, रेयरिंग ऑफ फिश नहीं होता। रेयरिंग ऑफ फिश को हम पिसीकल्चर बोलते हैं, उस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लेना। और तो डी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर एंड चूज द करेक्ट टाइटल आफ्टर एसोसिएटिंग देम। ठीक है, कौन सा फीचर है और करेक्ट टाइटल है, ठीक है, और उसको हमने इनके साथ लिंक्ड करना है। ऊपर कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हैं, हमें ढूंढना है कि वो कौन से टाइप की ऑप्शन का करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो आपको दिया हुआ है, मैंने पहले बता दिया था, जब आपको कोई भी वर्ड सेग्रीगेशन दिखता है, सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन, तो वहाँ पे 101% किसके बारे में बात हो रही है? सेमी क्लस्टर्ड। बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप उसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेग्रीगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। बाकी गुजरात प्लेन, राजस्थान प्लेन, और यही आपको किसी भी स्टेटमेंट में कॉम्पैक्ट आता है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लस्टर्ड होगा। यदि आपको नाम दिए हुए हैं पारा, पल्ला, पानी, पन्ना, पाली एंड ऑल, है ना, तो हैमलेट होगा। और आइसोलेटेड स्कैटर्ड होगा, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन को जो नीचे ऑप्शन दी गई है उसमें से एक को चूज करना है कि कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में जो वर्क पार्टिसिपेशन है टेंड टू बी हायर इन द एरिया ऑफ लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी लोअर है वहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है। पहली स्टेटमेंट ये दी है। सेकंड वन में दिया है कि नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर आर नीडेड टू परफॉर्म द सबसिस्टेंस नियर सबसिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि किसी एरिया में जो मैनुअल वर्कर, मतलब जो काम करने वाले जो वर्कर हैं वो ज़्यादा चाहिए वहाँ पे सबसिस्टेंस और नियर सबसिस्टेंस कोई काम करने के लिए। सबसिस्टेंस होता है मतलब जो खुद का ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं खुद के यूज़ के लिए, उनको बोलते हैं सबसिस्टेंस, नॉट फॉर कमर्शियल। उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और इस 41 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। बी मीन्स दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेट वन एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। वहाँ पे वही सेम दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जो कुछ भी। ओके, ग्रेप्स कल्टीवेशन इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, 101% करेक्ट है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर सीट्रस फ्रूट के लिए इंपॉर्टेंट है और ग्रेप्स एक सीट्रस फ्रूट्स हैं। ओके, अनदर वन,
क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, वाइन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए हायर क्वालिटी ऑफ ग्रेप, इन्फीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड क्रेंस। ठीक है, तो जो ये ग्रेप्स हैं इनको ज़्यादातर वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की जो वाइन है, ठीक है, उनको बनाने में किया जाता है, 101% करेक्ट है। और बाकी के जो अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स नहीं होते उनको सुखा के वहाँ उसकी किशमिश टाइप चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। तो 42 का जो आंसर होगा वो आपको बी होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें मैच द कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 एंड 2, और इसमें एक साइड में रिवर दिए हुए हैं, दूसरी साइड पोल्यूटेड प्लेसेस दी हुई हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी किसके साथ मैच करेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 में चलिए मैच करते हैं। तो मैच में क्या होगा, यमुना, यमुना दिल्ली टू इटावा, ठीक है, यहां पे काली, काली रिवर जो है वो मुजफ्फरनगर, बी का 5th आएगा। ठीक है, ओके, अनदर वन सी का 4 गोमती लखनऊ में। ठीक है, एंड उसके बाद डी 3rd साबरमती 3rd आएगा। अहमदाबाद, साबरमती इंपॉर्टेंट रिवर है गुजरात की, तो अहमदाबाद बनेगा। और ई का 2 आएगा, गंगा, कानपुर वाराणसी दोनों सिटीज़ हैं जो इसको ऊपर लोकेट करती हैं, और मूसी हैदराबाद में है। तो इस हिसाब से आपको सिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट मिले ना, तो 101% आप उस चीज़ को सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और 43 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 44 पे, इन 2015 में यह पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी फॉर द अडोलेसेंट टू गिव देम अ प्रॉपर गाइडेंस एंड बेटर डेवलपमेंट फॉर देयर टैलेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सी वो जो मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की उस टाइम में, और ये जो एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, शुरू किया, उसका नाम था स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, एक वन मोर, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल यूथ पॉलिसी भी लॉन्च की थी। ठीक है, और उस नेशनल यूथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग के यूथ है उसको कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उनको जो कुछ यूथ के साथ, अडोलेसेंट पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी लॉन्च किया था। तो दोनों पॉलिसीज़ हैं, बट यहाँ पे 2015 की बात हो रही है, तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था। लेकिन नेशनल यूथ पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि किस ईयर में हुई, इसके मेन टारगेट्स क्या थे, या उसके बाद अडोलेसेंट की जो एज थी वो नेशनल यूथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितनी डिटरमिन की गई, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 45 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो सिटीज दी हुई हैं और बेसिस ऑफ डेवलपमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 45 में चलिए मैच करते हैं। तो इसमें कौन सा मैच नहीं करता है ये देखना है। ठीक है, पहले तो प्रयाग, प्रयाग क्या है, रिलीजियस और कल्चरल बेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग के पास एक जगह है संगम, और वहाँ पे गंगा, यमुना एंड सरस्वती तीनों मिक्स होती हैं, कॉन्फ्लुएंस है, तो इसलिए वहाँ कुंभ मेला की मेन प्लेस है। तो एक रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन है। लखनऊ की बात करें, बेस्ड ऑन द रेमिनेंट ऑफ एशियन सिटी, तो मिडीवल पीरियड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इसका। और कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता ट्रांसपोर्ट सिटी है और ट्रेडिंग सिटी हो सकता है, लेकिन कल्चरल बेस्ड सिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट वन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मुंबई एक कमर्शियल पोर्ट है, इसको भी थोड़ा दिमाग में आप रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए, मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। ठीक है, जो कोड दिया हुआ है इसके बेस के ऊपर ही हमने ये सारी चीज़ों को देखना है कि कौन सा कॉलम 1 और 2 कैसे मैच करते हैं। ठीक है, और नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं तो हमने करेक्ट टिक करना है। तो 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 46 क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करते हैं ए का जमशेदपुर दिया है, तो जमशेदपुर क्या है, एक इंडस्ट्रियल टाउन है, टाटा नगर बोलते हैं। अनदर वन भुवनेश्वर, जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर आपका जो बी का वो 5th आएगा।
क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव किसका? उड़ीसा का। उसके बाद हम बात करते हैं सी ऑप्शन, जो सी कॉलम 1 है तो वो किसके साथ? सैटेलाइट टाउन है, गाजियाबाद, दिल्ली के पास पड़ता है, मतलब यूपी में है ज़्यादातर, लेकिन ये सैटेलाइट टाउन माना जाता है। अनदर वन मसूरी। मसूरी क्या है? एक समर रिजॉर्ट है, ठीक है। समर रिजॉर्ट मीन्स समर के एरियाज में, इस एरिया में जो माउंटेन एरिया है और टूरिस्ट टाउन हम कह सकते हैं। और जो गोवा है वो एक कमर्शियल पोर्ट है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, तो जो भी मैच करता है तो बी ऑप्शन ज़्यादा मैच करेगी, इसको टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। 47 क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो आपको वही स्टेटमेंट देखना है, दोनों सही है, एक गलत है, एक सही है, या कोई भी सही नहीं है, उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। तो मैनी ऑफ द स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन डेज ड्यू टू द इलीगल हंटिंग, 101% सही है। बहुत सी स्पीसीज अभी खत्म हो चुकी हैं इलीगल हंटिंग के कारण। सेकेंड वन के अर्ली हंटर यूज प्रिमिटिव टूल टू मेड स्टोन ट्विग्स एरोज, सो द नंबर ऑफ एनिमल किल्ड वर लिमिटेड। शुरू में हंटिंग गैदरिंग ज़्यादा होती थी लेकिन उतने टूल अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से माइनिंग होती, हंटिंग होता था लेकिन बहुत कम एनिमल जो है उनको हंट किया जाता था, क्योंकि ज़्यादातर हंट करने का उतना टेक्निक्स नहीं था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ओके, अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए। करेक्ट पेयर बनाना है आपको, एक साइड पीरियड, एक साइड अप्रोच। देखो वही क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये अप्रोचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 48 में, तो 48 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो हम पहले मैच करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। चलिए मैच करते हैं। तो ए में ए का ए ही आएगा, कॉलोनियल पीरियड में पहले एक्सप्लोरेशन है, डिस्क्रिप्शन है। दूसरा बी 1950 और 1960, तो सेकंड अप्रोच विल बी अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है। एंड सी जो ऑप्शन आपका दिया सी लेटर कॉलोनियल पीरियड, लेटर कॉलोनियल पीरियड में तो सी में आपका 2 आएगा एंड डी में थर्ड एरियल डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। तो ये अप्रोचेस को ऑर्डर वाइज इस हिसाब से आपको लगाना है, पीरियड वाइज। एंड क्वेश्चन नंबर जल्दी से हम 49 टू 52 करते हैं। 49 में आपको ये पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के बेस के ऊपर आपने ये सारे आंसर जो हैं उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जल क्रांति अभियान है, मीन्स वाटर सोर्स से लिया गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ईयर हैं, कोई पॉलिसी है, कोई एनजीओ का काम है और कोई स्टेट है, तो प्लीज़ उसको पहले से मार्क कर लेना। एक मैं और तरीका अच्छा बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन करने का, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर पैराग्राफ की तरफ जाइए, ठीक है। मेन एम वगैरह जहाँ दिए हुए हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको 49 में पूछा गया है कि प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज एक्सपीरियंस एक्यूट वाटर पॉसिटी ड्यू टू, पॉसिटी मीन्स होता है शॉर्टेज, ओके। वो क्यों शॉर्टेज हो रही है? तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज होगा, ठीक है। बाकी राइजिंग सी लेवल, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फॉरेस्ट एंड डिप्लीशन, लेकिन सबसे मेन है इसमें जो दिया हुआ है एज पर द पैराग्राफ, क्लाइमेट चेंज विल बी देयर, ओके। अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स और फीचर दी हुई हैं। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स और फीचर मॉडल कमांड एरिया की नहीं है इंडिया में, जो यहाँ पे दी हुई है इसमें से एक देखना है हमने। तो 51 का जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्थ इन सिलेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ आर द फीचर ऑफ मॉडल कमांड एरिया। इस चीज को दिमाग में रख लेना, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ जल क्रांति अभियान इज अचीव्ड थ्रू, हम किसके थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं एज पर द पैराग्राफ? तो मिक्सिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल नॉलेज, हमें पुराने तरीकों को, पुरानी नॉलेज को, उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा और मॉडर्न टेक्निक को भी यूज़ करना पड़ेगा। जब दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो इससे कन्वीनियंट भी होगा और इफेक्टिव जो एक सोल्यूशन भी निकल के आएगा, ठीक है, ओके। 52 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर जो होगा, मेन एम ऑफ जल क्रांति अभियान इज टू इंश्योर वाटर स्केरसिटी
वाटर नॉट स्क्योरिटी इज कॉल्ड सिक्योरिटी, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी थ्रू। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी, पर कैप्टिया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, के हर पर्सन के पास प्रॉपर अमाउंट में वाटर पहुंचना चाहिए, ठीक है। और ग्राफ पे बेस क्वेश्चन है, तो पहले ग्राफ का पता ही होना चाहिए आपको। 53 to 56, तो पहले इस ग्राफ का नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ठीक है। इसकी टोटल 3 स्टेजेस हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इसको लॉन्च करने वाला WM थॉम्सन है, उसका नाम आपको पक्का पता होना चाहिए, ओके। एंड उसके बाद इनकी 3 स्टेजेस में स्टेजेस के ईयर पक्का पता होने चाहिए आपको। पहली स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स, सेकंड की, थर्ड की, यही कॉमन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। स्टेज 2 एक्सपेंडिंग वाला है, फर्स्ट में स्टैग्नेंट है और थर्ड में डिक्लाइनिंग फेस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 में क्वेश्चन नंबर जो 53 दिया हुआ है उसमें पूछा गया है हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकर एज पर द ग्राफ। अरे भाई एज पर द ग्राफ क्या चीज दिया है, यहाँ बर्थ रेट है, यहाँ डेथ रेट है। तो बर्थ और डेथ को जब हम माइनस करते हैं BR माइनस DR, तो उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? नेचुरल ग्रोथ। तो वही चीज पूछ रहा है, नेचुरल इंक्रीज और नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसको कैसे मेजर किया जाता है? बर्थ माइनस डेथ। तो बर्थ माइनस डेथ आप देख सकते हो, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट। हाई फ्लक्चुएशन से लो फ्लक्चुएशन के बीच में जो स्टेजेस दी हुई हैं, ये हमें ये ट्रांजिशन क्या चीज़ बताता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी दिया है, शिफ्ट फ्रॉम रूरल अग्रेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है। कि यहाँ पे रूरल अग्रेरियन इकोनॉमी थी एंड यहाँ पे अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। तो इसके बीच में जो चेंजेस हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रख लेना, ओके। अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। फ्रॉम द गिवन ग्राफ, ये ग्राफ जो दिया हुआ है, व्हाट कंडीशन कैन यू इनफर अबाउट द डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री में क्या सिचुएशन है, कौन सी स्टेज में डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कि वहाँ पे भाई बर्थ रेट तो बहुत हाई है लेकिन डेथ कंट्रोल हो गई है। ये देखिए बर्थ रेट बहुत हाई है लेकिन डेथ कंट्रोल क्यों हुई है? ड्यू टू हाई मेडिकल एडवांसमेंट और फैसिलिटी, ओके। तो बर्थ रेट ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू अनअवेयरनेस, कि लोग अभी अनअवेयर हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके नुकसान क्या होंगे। लेकिन मेडिकल फील्ड में उन्होंने अच्छा किया हुआ है, जिससे डेथ कंट्रोल होगी, बर्थ स्मेन रहेंगे, जिसकी वजह से गैप ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और तो सी ऑप्शन विल बी देयर। और क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टुक प्लेस। अरे भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहाँ पे है? यहीं पे। तो स्टेज कौन सी है? स्टेज नंबर 2। गेटिंग? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट दिए हुए हैं 57 to 60, ये डाटाबेस क्वेश्चंस हैं। डाटाबेस क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन है, सेंसस दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप, और ग्रोथ रेट दी हुई है, एब्सोल्यूट नंबर दिया हुआ है। इसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, और पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद डाटा को रीड करिए, उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। यू विल बी एबल टू गिव योर आंसर। पहले 57 पे आते हैं। 57 क्वेश्चन पे जो 57, विच ईयर हैज बीन द नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन रेट इन इंडिया। तो 57 में ऑप्शन जो होगा बी 1921। आप यहां पे देख सकते हो 1921। एक चीज और, 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, इसको डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर बोलते हैं बच्चे, ठीक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन और बता दिया मैंने, ओके। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। आगे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 58 पे, 58 क्या दिया है? व्हाट वाज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। कितनी है हाईएस्ट? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो इंडिया का है वो 24.80 है, ठीक है, 24.80। तो ये 1971 का है, ठीक है। तो आप 1971 का जहां देख सकते हो, तो दिस वन, ये सबसे हाईएस्ट है, ओके। नेक्स्ट वन 59, विच ईयर हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, ओके, सबसे ज्यादा।
तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन दिया हुआ है 2001 में। 2001 में आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्डेड जो टोटल, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे एब्सोल्यूट नंबर पूछा है ना, तो उस हिसाब से आप देखोगे। नेक्स्ट वन 60, लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अराउंड 90 हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड बिटवीन सेंसस ईयर 1901 टू 2011, इसके बीच में टोटल नंबर कितना है। तो इसलिए ऑल वैल्यू को ध्यान में रखना है, ऑल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो 1911 से लेकर 2001, 1911 कहाँ है, ये है 2001 ये है, इसके बीच में आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाउ मच पॉपुलेशन, इनको जो रजिस्टर किया गया है वो चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है। एंड जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 60 का वो होगा D1 ये। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना, 9717970795। तो ये सारे क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर के थे, ऐसे ही बाकी सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व किया जाएगा। हर दिन एक नया सैम्पल पेपर को यहाँ अपलोड किया जाएगा, उसका पूरा सोल्यूशन। वीडियो थोड़ी लंबी और लेंथ ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आपको पढ़ाने का मेथोडोलॉजी और कंटेंट और जो इन्फो दी जा रही है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी आने वाली जो वैल्यूएबल वीडियोस हैं वो आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।